देखिए, आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है, समथिंग रिलेटेड टू आरबीआई, बैंकिंग एंड मनी, इन सब चीज़ को कवर करना है। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपके लिए पिक किया है, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आज मैं आपको समझाऊँगा मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, किस तरीके से इसमें टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और कैसे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में, अच्छा जो मैं आपको नोट्स दूँगा ना, वो नोट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको समझाऊँगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये नोट्स हाइली एग्ज़ॉस्टिव नोट्स है फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, ठीक है? तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको नोट्स से समझाऊँगा ना, बस आपको उतना पढ़ना है। क्लियर? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी मॉनेटरी पॉलिसी और एनी अदर पॉलिसी। हम लोग क्यों पढ़ेंगे? हमें नहीं पढ़ना है। आप किसी चीज को करने के लिए बोल रहे हो तो उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो सेम आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने के लिए बोल रहे हो तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने के पीछे कोई मोटिव होना चाहिए, या मॉनेटरी पॉलिसी हो या किसी भी अदर तरीके का पॉलिसी हो, इसके पीछे क्या मोटिव है? क्यों ये जरूरी है मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना? बिकॉज आपको ये पता है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के बिना कुछ हो सकता है? नहीं। सब कुछ प्लानिंग के बेसिस पे ही होता है। तो किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए प्लानिंग अटमोस्ट एसेंशियल पार्ट है। अब प्लानिंग क्यों एसेंशियल है? बिना प्लान किए हुए काम क्यों नहीं किया जा सकता है? प्लान करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ठीक है, आप बिना प्लान किए हुए काम करके देखो, क्या आप काम कर पाओगे? नहीं। कोई काम आपको 10 दिन में खत्म करना है, अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो आप आज काम किए 1 दिन का, 3 दिन का गैप लेके चौथे दिन आप आधे दिन का काम कर रहे हो, क्या 10 दिन में काम खत्म होगा? क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप एक शेड्यूल तैयार करते हो ना। तो सेम किसी कंट्री को चलाने के लिए हमें प्लानिंग ज़रूरत होती है, और इस कंट्री के लिए प्लानिंग क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें पता है फिर से इकोनॉमिक्स का बेस कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज़ आर लिमिटेड। हमारे पास रिसोर्सेज़ क्या है? लिमिटेड है। और रिसोर्सेज का बहुत कॉम्पीटिंग यूजेज है। मीन्स हर लोग चाहता है कि हम इस चीज का यूज करें। हर कोई उस चीज को यूज करने के लिए कॉम्पीट करते रहता है। और दूसरा क्या है हमारे पास? हाँ, ह्यूमन डिजायर जो है ना, ह्यूमन नीड्स जो है, ह्यूमन वांट्स जो है, ये अनलिमिटेड है। इनका कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब इस लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड डिजायर को बैलेंस करने के लिए प्लानिंग तो जरूरत है। वरना प्लानिंग अगर नहीं होगा तो 2-4 दिन में ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएँगे। लेकिन इसे तो हमको लंबे टाइम तक लेके चलाना है। इस रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन बीइंग का डिज़ायर अनलिमिटेड है, तो इस बेसिस पे आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब इस प्लानिंग करना है, तो इस प्लानिंग को करने के लिए कुछ सिस्टम्स होना चाहिए। तो इस प्लानिंग के लिए देयर इज़ अ नीड टू सेट अप सिस्टम टू राशन और बजट द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि किस तरीके से इस लिमिटेड रिसोर्सेज को बजट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ह्यूमन डिज़ायर पे, जो अनलिमिटेड डिज़ायर है इनका, उन पे किस तरीके से उनको सैटिस्फाई किया जाए। तो इन सब के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, और प्लानिंग के लिए आपको सिस्टम बनाना होगा। अब इस तरीके के सिस्टम के लिए, देखिए, इस तरीके के प्लानिंग के लिए बहुत सारा सिस्टम हमारे मार्केट में है। जैसे मॉनेटरी सिस्टम है, फिस्कल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और बहुत तरीके का सिस्टम है। जैसे देश को चलाने के लिए बहुत तरीके के सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ना। पॉलिटिकल सिस्टम है, देश में पीएम होते हैं, एमएल एमपीज़ होते हैं, एमएलए होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। तो ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल सिस्टम है। उसी तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम है, आरबीआई, बैंकिंग, ये सब होते हैं। फिस्कल सिस्टम है, गवर्नमेंट कैसे अपना बजट्स वगैरह पेश करती है, तो सब एक प्लानिंग के साथ ही होता है ना। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आज बजट पेश हुआ, फिर 3 साल बाद बजट पेश होगा। और बजट पेश करने का मतलब ये है कि आप पूरा प्रॉपर प्लान तैयार करते हो कि 1 साल तक आप क्या करोगे, तो बजट पेश ही नहीं होता। इसी तरीके से मॉनेटरी सिस्टम है, कि मनी का सिस्टम, मनी किस तरीके से मार्केट में फ्लो होता है, किस तरीके से मनी को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी मॉनेटरी सिस्टम से निकल के आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस सिस्टम, ये तो सिस्टम नाम दे दिया गया मॉनेटरी सिस्टम है। अब इस सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको फिर से कोई पॉलिसी तैयार करना होगा। तो उस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी।
अब बताइए मॉनेटरी पॉलिसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आपका क्लियर हुआ। सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी क्यों पढ़ना है? तो मैंने आपको बताया कि किसी भी देश को चलाने के लिए प्लानिंग जरूरत है। अब आपके माइंड में आएगा कि प्लानिंग क्यों इसेंशियल है, तो फिर मैंने आपको बताया क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन बीइंग का डिजायर अनलिमिटेड है, तो उसको बजट करने के लिए, उसको राशन करने के लिए आपको वेरियस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ठीक है, सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब उस सिस्टम्स को बना दिया, अब उस सिस्टम्स के लिए कोई पॉलिसी बनाएँगे ना, तो उस पॉलिसी को बनाया, अब उसी मॉनेटरी सिस्टम का जो पॉलिसी बनता है, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी होता है ना, ये पूरे देश का, जो कंट्री का जो इनकम होता है और जो कंट्री का मीन्स गवर्नमेंट का जो इनकम होता है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस होता है, उसको मेजर करता है। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? अब गवर्नमेंट का इनकम है और गवर्नमेंट का एक्सपेंस है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, सपोज़ यहाँ पे गवर्नमेंट है, इसके पास पैसा आ रहा है और इसके पास पैसा निकल रहा है। तो पैसा का जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, इस पैसे को कौन कंट्रोल करता है? इस मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। और ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये सेंट्रल बैंक दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई है जो गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंस का जो पैसे का जो फ्लो होता है, जो मनी का जो फ्लो होता है ना पूरे मार्केट में, तो किस तरीके का आपका मनी का फ्लो होना चाहिए मार्केट में, उस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? तो सेंट्रल बैंक। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी। और जब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक साथ मिल जाता है, तो ये एक कंट्री के इकोनॉमिक गोल को डायरेक्शन देता है। सपोज़ अगर हम बोलते हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगा, तो इसी 2 पॉलिसी के बेसिस पे बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट का कितना इनकम है, गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंस है और यहाँ पे क्या देखते हैं कि मनी का फ्लो मार्केट में किस तरीके का है। तो जब मनी का फ्लो के बारे में आप बात करते हैं, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और जब आप गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आप फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। So fiscal policy decided by the government, monetary policy decided by the central bank, that is the Reserve Bank of India. And when fiscal policy and monetary policy both mix, it gives a direction to a country's economic goal. यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? अच्छा, टेल मी हाउ डू यू लाइक द नोट्स? कितना प्यारा नोट्स है। नोट्स कैसा है? नाइस ना? ये नोट्स यही नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कोचिंग क्लासेस में। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। केएस का जब बैच स्टार्ट होगा, केएस का या यूपीएससी का जब मैं क्लासेस लूँगा, तो मैं इसी तरीके का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। हाँ, इस नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आता है। एक-एक चीज़ इस नोट्स में मैंने ऐसे बना रखे हैं एक सीरियटम में कि आपके माइंड में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और एक बार आप प्रॉपर समझ के इस नोट्स को पढ़ लिए, तो आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम तो वो छोटी चीज़ रहेगी फिर। बट इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए इतना डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा-सा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, नोट्स दिल में बस जाते हैं, नोट्स पढ़ना फिर ईज़ी हो जाता है। ओके, थैंक यू। चलिए, व्हाट डज़ अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है? ठीक है, आपने पॉलिसी तो बना दिया, आपने इतना सारा लंबा सारा लेक्चर दे दिया कि सर प्लानिंग ज़रूरी है, उसके लिए सिस्टम बनाना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बना दिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी आपने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, ठीक है? अब मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है? ओके, बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट यू हैव नॉट रेड सच कॉन्सेप्ट अर्लियर। कोई बात नहीं, अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया है कि ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी।
दूसरा, मनी कितना अवेलेबल होगा, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो किस रेट पे बैंक आपको लोन देती है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। कभी देखते हैं लोन सस्ता हो गया, कभी लोन महंगा हो गया, तो कौन ये सब डिसाइड करता है? तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। तो अब मैं आपसे पूछूं मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें बताने को, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कितना मनी अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में उसको कंट्रोल करता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होना चाहिए, मीन्स किस रेट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इन सबको कंट्रोल करता है। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना, कि अब ऐसा कुछ बताइए प्राइमरी फोकस जो मॉनेटरी पॉलिसी करता है, मतलब किस चीज पे ये फोकस्ड रहता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या है? वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, वही चीज है। मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ग्रोथ का। मीन्स जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, इसका दो फोकस होता है। पहला फोकस, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, और दूसरा, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मीन्स अगर कोई चीज आपको 10 रुपीज में 1 kg, क्या 10 रुपीज में तो 1 kg कुछ मिलना नहीं है, 50 रुपीज में 1 kg अगर राइस आपको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन बाद इसका रेट 50 to 80 हो जाए, उसके बाद ये 100 हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइस स्टेबल रखना, ये किसका काम होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइस को स्टेबल करता है ये। इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि जब राइज इन प्राइस होता है तो इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? तो कौन करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल? तो मॉनेटरी पॉलिसी करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल। और दूसरा, कि हमारा कंट्री ग्रो भी करता रहना चाहिए साथ साथ, तो इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो प्राइमरी फोकस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, व्हाट नीड्स टू बी डन। क्या किया जाना चाहिए, कैसे हम प्राइस को स्टेबल रखें? तो टारगेट इन्फ्लेशन, तो हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना होगा थ्रू इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट करते हैं? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आप समझेंगे। वी basically takes into account that interest rate are neither too high nor too low। इंटरेस्ट रेट जो ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। कैसे आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको किस रेट पे लोन देती है, किस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या इंटरेस्ट रेट होता है, ये सब कुछ अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ वी विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपने बता तो दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फोकस होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो सर, अब आपने ये तो बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता कैसे है? ऐसा क्या चीज है उसके अंदर कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है? ये तो जानना जरूरी है ना। तो उसके लिए देयर मस्ट बी सम टूल्स, कुछ टूल्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका यूज करके वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो उस टूल्स को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब ये टूल्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? क्वांटिटेटिव, और दूसरा पार्ट क्या है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है आपका? तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएस एंड एसटीएफ। और क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है? मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। तो ये जो क्वालिटेटिव टूल्स है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब यूपीएससी का पार्ट है। आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ना है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस टूल्स को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है। तो आपका जो फर्स्ट टूल्स है जो है, जिसका नाम है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बताइए, अब मॉनेटरी पॉलिसी टू से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पहले अभी तक मैंने जो भी चीज समझाया वो सब क्लियर हुआ। अब आपके माइंड में एक मैप बन चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ओरिजिन कैसे कैसे हुआ, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसका क्या फोकस है। अब फोकस तो आपने बता दिया, तो अब ये किस तरीके से कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, यहाँ तक क्लियर है सबका?
थर्ड क्वेश्चन रिपीट करना, कौन सा थर्ड क्वेश्चन मैं रिपीट करूं? कौन सा थर्ड क्वेश्चन? ये हाउ टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, व्हाट नीड्स टू बी डन, टारगेट। हाँ, तो अभी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, कितना मार्केट में मनी अवेलेबल होना चाहिए, क्या आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, इस जो कंट्रोल करता है। इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? तो इसका प्राइमरी फोकस ये होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इंश्योर करना ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब ये तो आपने बताया ना कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, तो प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे? तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं इन्फ्लेशन के थ्रू। हम लोग इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं थ्रू इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये आपको नहीं समझ में आया ना इंटरेस्ट रेट क्या होता है? अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। मैंने तो बोला ही है कि अभी इस पे आप रुक जाइए कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को टारगेट करके हम लोग इंटरेस्ट रेट को कैसे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब आपने ये तो बता दिया कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जिसमें आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ना है। ठीक है, ओके, चलिए। अब फर्स्ट टूल्स है हमारा CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये CRR क्या है? तो अब मैं आपको CRR पहले समझाता हूँ। देखिए, CRR ये बैंक है। बैंक कैसे फंक्शन करता है? यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं जिनका अकाउंट होता है बैंक में। ये क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। लेट से 6%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया आपको बैंक। अब सपोज बैंक के पास टोटल पैसा अगर आया 100 रुपीज, तो बैंक के पास 100 रुपीज पहुंचा। अब बैंक क्या करेगा कि अब आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बट बैंक क्या करता है, इस पैसे को लोन में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब कोई बोरोवर बैंक के पास आता है, तो बैंक क्या करता है, इसको लोन प्रोवाइड करता है ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे आपको अगर बैंक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो लोन प्रोवाइड करेगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जो 5% का जो गैप हुआ, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, बैंक बेसिकली यही होता है। बैंक ऐसे इसी तरीके से ना प्रोसेस करता है। बैंक बैंक क्या होता है? अगर बैंक का मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, तो बैंक का डेफिनेशन कोई मुझे बता सकता है बैंक क्या होता है? कोई मुझे बैंक का डेफिनेशन बता दो, बस मुझे बैंक का डेफिनेशन चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, आप लोग बैंक का डेफिनेशन मुझे बताओ। किसी ने नहीं बताया? अच्छा, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बहुत होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। उसके बाद क्या? अब आप एनी ऑर्गेनाइजेशन विच लेंड्स एंड बोरो मनी टू कस्टमर। हाँ, एक तरीके से आपने बहुत सही बताया। चलिए, अब देखिए, बैंक है, आपको बैंक को डिफाइन करना है, तो क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, आप बैंक में पेमेंट, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करने जाते हो, तो बैंक एक्सेप्ट करता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं बैंक की जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड क्रिएट्स क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लोन। तो जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, वो पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। क्यों इसको लायबिलिटी बोलते हैं? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, टू रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स।
जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। मतलब आप अगर आपने किसी का पैसा लिया, सपोज ए एंड बी, तो ए ने बी का पैसा लिया, तो क्या ये पैसा ए का खुद का पैसा है? नहीं ना, ये तो बी का पैसा है। तो ए को तो रिटर्न करना है ना बी को, तो बी ए के ऊपर एक लायबिलिटी है कि इस पैसे को आपको रिटर्न करना है जब हम मांगेंगे। तो यही होता है, जब कस्टमर का पैसा जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, और जब इस पैसे को बैंक लोन में प्रोवाइड करता है टू द बोरोवर, तो ये बैंक के लिए सेम पैसा एसेट हो जाता है। तो आपने लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट इस तरीके का आप अपने अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे, तो आपको पता चला लायबिलिटी और एसेट आपस में इक्वल क्यों होता है। ऑब्लिगेशन, हाँ, मनी वी हैव टू पे इन फ्यूचर। ओके, अब देखिए, एसेट क्यों बोलते हैं कि ये बैंक के लिए एसेट है? एसेट क्या होता है? एसेट हर वो चीज होता है जिसपे आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, वो एसेट होता है। अब बैंक इस पैसे को बोरोवर को पे कर रही है, तो बैंक को इस पे कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है ना, तो वो बैंक के लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। इसलिए देखते हैं जनरली घर को एसेट बोला जाता है, जो हाउसेस वगैरह जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा एसेट है। क्यों? क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसका रेट डे बाय डे इंक्रीज होता है। अगर कोई घर आपने 50 लाख में खरीदा था आज से 10 इयर्स बैक, तो आज वो नियर अबाउट 80 लाख या 1 करोड़ का हो चुका होगा। तो क्या हो रहा है? डे बाय डे इसका रेट इंक्रीज हो रहा है। अगर इस घर पे आपने रेंट चढ़ा रखा है, तो डे बाय डे आपको इसका प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये सब आपके लिए एक एसेट होता है। तो इसी तरीके से बैंक जो पैसा बोरोवर को पे करती है एज अ लोन, तो बोरोवर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो पैसा बैंक इंटरेस्ट के रूप में अर्न कर रही है, ये बैंक को प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यही पैसा जो कस्टमर डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वही पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। बट एट द सेम टाइम जब वो पैसा बैंक बोरोवर को दे देती है, तो बैंक के लिए वो एसेट होता है। तो एक तरफ आपका लायबिलिटी साइड हो गया और दूसरी तरफ आपका एसेट साइड हो गया। बताइए, अभी तक आप लोगों को समझ में आया बैंक किस तरीके से फंक्शन करता है, एसेट लायबिलिटी ये सब क्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके का, किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है? वंडरफुल। ओके, तो आपने ये समझा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, कोई ना, नो सर ऐसा ना मत बोलिए फिर ना। मुझे समझ नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया। क्लियर हो तो क्लियर बोलिए, और क्लियर नहीं हो तो नॉट क्लियर बोलिए, ठीक है। ऐसा नो सर बोलेंगे ना तो मुझे समझ नहीं आता है कि हुआ क्या, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि CRR, SLR, आप जो ये सब चीज पढ़ने जा रहे हैं, ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपने अभी तो देखा कि बैंक किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो CRR, अब हम लोग फर्स्ट क्या देखने जा रहे हैं? CRR। हाँ, एसेट जो होता है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होता है, एसेट डिक्रीज नहीं होता है। अब कभी कभी दैट इज डिफरेंट पार्ट के एसेट कभी डिक्रीज हो गया, बट ऐसे एसेट इंक्रीज ही होता है। देखिए, CRR क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दूं। ये अमाउंट ऑफ मनी होता है जो बैंक को रखना होता है RBI के पास कैश फॉर्म में। ये होता है CRR। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये बैंक है, लेट्स से जितने सारे कस्टमर्स ने बैंक के पास पैसा डिपॉजिट किया, तो 100 करोड़ पैसा डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया। अब क्या हुआ, बैंक के पास 100 करोड़ जब पैसा आया, तो बैंक क्या करेगी? डायरेक्टली सोचती है कि ये सारा का सारा पैसा हम लोन में प्रोवाइड कर दें बोरोवर को। लेकिन जैसे ही ये 100 करोड़ उठा के लोन में प्रोवाइड करने जाती है ना, RBI कूद के हाथ आता है, इसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आई एम योर सुपर बॉस, आपको मेरा बात तो मानना पड़ेगा। तो बैंक बोलता है ठीक है, बताइए क्या करना है। तो ये बोलता है
कि ये जो 100 करोड़ मतलब जो एनडीटीएल जो है ना, एनडीटीएल, एनडीटीएल क्या होता है? तो पहले मैं आपको एनडीटीएल समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। चलिए, एनडीटीएल, एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखिए, जो लायबिलिटी होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? तो जो कस्टमर बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो पैसा आप दो फॉर्म में जमा करते हैं, एक डिमांड लायबिलिटी के फॉर्म में और एक टाइम लायबिलिटी के फॉर्म में। डिमांड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक में आप जब भी जाएंगे ना और डिमांड करेंगे कि मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, तो बैंक आपको तुरंत वो पैसा लौटा देगा। तो आप जो अपने करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, ये आप जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, ये सब पैसा किस तरीके का होता है? तो ये डिमांड लायबिलिटी होता है। और दूसरा क्या होता है? टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पे बैंक में जाके पैसा मांगेंगे उस टाइम पे आपको बैंक पैसा दे देगी। नहीं, ये डिमांड टाइम लायबिलिटी के फॉर्म में क्या होता है कि आप रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इस तरीके से जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं कि सपोज आरडी आपने कराया है 1 साल का, फिक्स डिपॉजिट आपने कराया है 5 ईयर्स का, तो आफ्टर 5 ईयर्स यू विल गेट दिस मनी। तो आप जिस समय डिमांड करेंगे उस समय आपको नहीं मिलेगा, आफ्टर 5 ईयर्स यू विल गेट दिस मनी। ठीक है। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब जो डिपॉजिट होता है, तो दो पार्ट में लायबिलिटी डिवाइडेड होता है, एक होता है डिमांड लायबिलिटी, एक होता है टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी समझ गए आप, कि जो आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसा बैंक के पास, जो बैंक के पास जितना भी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा, वो टोटल पैसा डिमांड लायबिलिटी का होगा। और जितना भी बैंक के पास रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होगा, वो टोटल पैसा बैंक का टाइम लायबिलिटी का होगा। और इसके पीछे मैंने एक वर्ड लगा दिया नेट। ये तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हो गया ना, अब नेट का क्या मतलब है? तो देखिए नेट का क्या मतलब है। देखिए, क्या है ना कि सीआरआर जो होता है ना, हर फ्राइडे को बैंक को एनडीटीएल कैलकुलेट करना होता है। हर बैंक को हर फ्राइडे को एनडीटीएल कैलकुलेट करना होता है। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है लायबिलिटी, वो दो तरीके का आ रहा है, एक डिमांड लायबिलिटी और एक टाइम लायबिलिटी। कासा मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। अब सपोज करिए ऑन किसी भी पर्टिकुलर फ्राइडे का, क्योंकि हर फ्राइडे को उनको बैंक को एनडीटीएल कैलकुलेट करना होता है, तो किसी एक फ्राइडे को टोटल डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटी के फॉर्म में 80 करोड़ आया। ठीक है। और टाइम लायबिलिटी के फॉर्म में 70 करोड़ आया। बट उसी फ्राइडे को 30 करोड़ रुपए लोग ने अपना पैसा, सॉरी 30 करोड़, जो कुछ लोग ने 30 करोड़ बैंक से विड्रॉ कर लिया। बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना आया? 80 करोड़ का। और उसी, जैसे बैंक में ऐसा होता है ना कि 10 लोग डिपॉजिट करने जाते हैं तो 4 लोग पैसा निकालने भी तो जाते हैं ना। तो सपोज करिए कि उस दिन बैंक में 80 करोड़ डिपॉजिट हुआ किसी फ्राइडे को, डिमांड लायबिलिटी में मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, और करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से पैसा निकला कितना? तो 30 करोड़ निकला। ठीक है। इन द सेम वे टाइम लायबिलिटी के फॉर्म में 70 करोड़ बैंक के पास डिपॉजिट हुआ और बैंक के पास से पैसा निकला कितना? तो 20 करोड़ पैसा निकला। तो नेट बैंक के पास कितना पहुंच है अभी? तो इतना डिपॉजिट हुआ और इतना निकल गया, तो इतना बचा 50 करोड़ इन टर्म्स ऑफ डिमांड लायबिलिटी एंड 50 करोड़ इन टर्म्स ऑफ टाइम लायबिलिटी। तो नेट लेफ्ट, तो ये जो नेट होता है ना, इसीलिए इसका नाम होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या हुआ? 50 करोड़ प्लस 50 करोड़ दैट इज 100 करोड़। तो ये जो 100 करोड़ होता है ना, ये एनडीटीएल होता है बैंक का। यही एनडीटीएल अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये 100 करोड़। जैसे बैंक के पास ये एनडीटीएल 100 करोड़ आया, अब बैंक क्या सोचेगी कि चलो ये मैं पूरा का पूरा पैसा लोन में प्रोवाइड कर दूं। तो जिस समय बैंक क्या करती है ना कि जैसे पैसा लोन में देने जाती है ना, तुरंत आरबीआई कूद के आ जाता है और बोलता है आई एम योर सुपर बॉस, आप ऐसा काम तो कर नहीं सकते हो। तो बोलता है ठीक है, आप बताओ क्या करना है। तो वो बोलता है कि 4% ऑफ दिस एनडीटीएल, जितना भी आपका एनडीटीएल है उसका 4% आपको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना है। तो बैंक बोलता है ठीक है। तो 100 करोड़ का 4% क्या होगा? 4 करोड़।
लेट्स से अगर सपोज करिए कि एनडीटीएल 100 करोड़ है, मैंने अब ये 100 करोड़ क्यों सपोज किया है, क्योंकि अभी कैलकुलेट करना आसान होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं सर 101 करोड़ होगा, तो ठीक है 101 करोड़ का 4% करते रहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर 99 करोड़ हम कंसिडर करेंगे, तो ठीक है आप 99%, आप 4% 99 करोड़ का करते रहिए। तो इस डेटा को ईज़ी करने के लिए मैंने लेट्स से कि 100 करोड़ बैंक का एनडीटीएल है। अब इस 100 करोड़ का 4 करोड़ आपको बैंक को रिजर्व में रखना है। अब बैंक को सॉरी आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है कैश के फॉर्म में। अब बैंक इस तरीके का काम आरबीआई क्यों बोलता है बैंक को? आप सोच के बताइए क्यों बोलता है? जल्दी से बताइए क्यों बोलता है? अरे कहाँ से अभी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कहाँ से आप लोग बताने लगे? अच्छा रुकिए मैं भी बताता हूँ। फिर बैंक बोलता है कि ठीक है सर 4 करोड़ तो मैंने आपके पास डिपॉजिट कर दिया। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा 96 करोड़। तो क्या मैं इसे अब लोन में प्रोवाइड कर सकता हूँ? आरबीआई बोलता है नहीं, अभी भी आप नहीं कर सकते हो। तो बोलता है अब क्या बचा? अब बोलता है आपने सीआरआर के फॉर्म में तो 4% आपने डिपॉजिट कर दिया आरबीआई के पास। अब आप एसएलआर के फॉर्म में इसी एनडीटीएल का अभी 18%, जैसे अभी एनडीटीएल जो है ना अभी आपका जो सीआरआर है ये 3% चल रहा है और एसएलआर अभी 18% है। तो बोलता है आरबीआई बोलता है कि नहीं अभी आप रुको। अब आप 18% इस एनडीटीएल का एसएलआर के फॉर्म में निकालो पैसा। तो बैंक बोलता है ठीक है। तो बैंक के पास 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ में 3% सीआरआर के फॉर्म में पैसा निकल गया और 18% एसएलआर के फॉर्म में पैसा निकल गया। तो बचा कितना? ये 21 करोड़ पैसा तो निकल गया। तो बचा कितना? 79 करोड़। तो अब बैंक पूछता है कि सर अब हम लोन में प्रोवाइड करें? तो बोलता है यस। अब आप जाओ और जितना लोन आपको देना है जाके देते रहो लोन। अब ये पैसा जो होता है सीआर और एसएलआर टुगेदर इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व मनी। अब ये रिजर्व क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि किसी दिन लिक्विडिटी क्रंच हो गया तो, किसी दिन लेट्स से कि बैंक के पास 100 करोड़ एनडीटीएल के फॉर्म में पहुंचा और बैंक ने सारा का सारा 100 करोड़ डिपॉजिट कर दिया। अब एक ही टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे बैंक से पैसा लेने के लिए, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगी तो बैंक पैसा कहाँ से देगी? सोच के बताइए। क्योंकि आपके पास डिमांड लायबिलिटी, आपके पास टाइम लायबिलिटी, ये सब पैसा तो आपको बैंक के पास डिपॉजिट है ना, तो बैंक के पास तो लायबिलिटी है कि बैंक से जब आप डिमांड करेंगे तो बैंक आपको पैसा लौटाएगी। तो बैंक कहाँ से देगी पैसा? तो इसलिए इस पैसे को रिजर्व रखा जाता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए जब लिक्विडिटी क्रंच हो, जब बैंक के पास पैसा ना हो, तब बैंक उस पैसे को यूज करके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकती है। हाँ, किसके पास रहता है अभी मैं बता रहा हूँ किसके पास रहता है। हाँ, देखिए जो सीआरआर होता है ना, ये बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है कैश के फॉर्म में। अभी एट प्रेजेंट क्या सीआरआर चल रहा है? तो 4% ऑफ एनडीटीएल। और जो एसएलआर होता है इसका नाम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये जो बैंक है ना खुद के पास रखती है, मेंटेन देमसेल्व्स, मेंटेन देमसेल्व्स। इनको बैंक को सॉरी आरबीआई को नहीं देना पड़ता है, इनको खुद के पास मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ या तो कैश या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस फॉर्म में ये पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। अभी कैश तो आपको समझ आ गया। गोल्ड मतलब बैंक उस पैसे का गोल्ड के फॉर्म में उस पैसे को रख सकती है अपने पास। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे अब बैंक के पास 21 करोड़ है, लेट्स से कि सॉरी 18 करोड़ है ना, 18% ऑफ एनडीटीएल 18 करोड़ है। तो इस 18 करोड़ का बैंक क्या करेगी कि सपोज लेट्स से कुछ पैसे कैश के फॉर्म में रखें, 1 करोड़ कैश के फॉर्म में रख दिया, 7 करोड़ का इसने गोल्ड परचेज कर लिया और 10 करोड़ का इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लिया।
अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, गोल्ड के फॉर्म में क्यों रखा है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाउ मच स्लिप डिपॉजिट बैंक, हाँ वेरी गुड, गवर्नमेंट बैंक से बोरो कर सकता है। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बार नोट्स देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। देखिए होता क्या है, ये बैंक है, पब्लिक ने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया, तो ये एनडीटीएल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है बैंक के पास। तो हर फ्राइडे को बैंक को एनडीटीएल कैलकुलेट करना होता है। तो सपोज करिए बैंक ने एनडीटीएल कैलकुलेट किया, तो इसका एनडीटीएल आया 100 करोड़। तो बैंक क्या करेगी, 100 करोड़ का 3 करोड़ माइनस करेगी, क्योंकि 3% अभी चल रहा है। जो रेस्ट अमाउंट होगा, सॉरी 3 करोड़ इसने माइनस किया, तो ये 3 करोड़ जो पैसा होगा ये किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। किस फॉर्म में, तो कैश के फॉर्म में। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इन विच फॉर्म। वनी, अभी मैं आपको सीआरआर पढ़ा रहा हूँ, आप रिवर्स रेपो रेट पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। सीआरआर का कॉन्सेप्ट समझिए ना, सीआरआर से मैं अगर 3-4 क्वेश्चन पूछ दूंगा तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। रिवर्स रेपो रेट क्यों पूछ रहे हैं अभी आप, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वेट, हैव पेशेंस, टॉपिक जंप कभी मत करिए। टॉपिक जंप करिएगा आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। आप कहीं जाके पढ़ लें, इस तरीके से आपको कोई पढ़ा देगा, इस तरीके से कोई आपको सीआरआर समझाएगा। देखिए, तो क्या हुआ कि 3% ऑफ दिस एनडीटीएल आरबीआई के पास जमा हो गया इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो देख रहे हैं बैंक के पास 100 करोड़ था ना, इसका 3 करोड़ निकल के कहाँ चला गया, आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये आपका सीआरआर होता है। देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी बैंक के पास क्या था, 100 करोड़, जो कि एनडीटीएल है। अब एसेट है 100 करोड़, इस एसेट में सीआरआर और एसएलआर आपका क्या है, 3% और 8%, और लोनेबल अमाउंट जो है वो 79 करोड़ है, ठीक है। अब जो 3 करोड़ है इसका क्या होगा, तो बैंक इस पैसे को किसी को लेंड नहीं कर सकती है, बैंक इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, तो मतलब बैंक को इस पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि क्या सीआरआर पे बैंक को कोई प्रॉफिट मिलता है। क्या सीआरआर पे बैंक को प्रॉफिट मिलता है, नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, सीआरआर पे बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है जो बैंक को अपने, सॉरी, आरबीआई के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और एनडीटीएल क्या होता है, तो एनडीटीएल रेफर्स टू द टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट इज हेल्ड बाय द बैंक ऑफ द पब्लिक एंड विद अदर बैंक। तो यही चीज मैंने आपको बताया है कि एनडीटीएल क्या होता है, कि जो टोटल डिपॉजिट्स आज जो आ रहा है, जो विड्रॉ हो रहा है, तो नेट जो बचा ये आता है आपका एनडीटीएल, ठीक है। अब ये सीआरआर कहाँ डिफाइंड है, तो सीआरआर सेक्शन 42 क्लॉज 1 आरबीआई एक्ट के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो आज हम लोग ना अभी सीआरआर तक ही रहने देते हैं, आज रात के क्लास में आगे मैं आपको इस पर एसएलआर वगैरह सब समझाऊंगा, ओके। तो आज हम लोग क्लास अभी यहीं तक रहने देते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ समझाना है, ओके ओके। तो थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। सर शाम का समझ आया, क्लास हो जाएगा सर आज? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, समझ आया आप लोगों को। ओके। हाँ बिल्कुल सर, आज यस सर, एनडीटीएल समझ आया, सबसे बढ़िया सर। ओके, चलिए ठीक है। नाम सुना था सर, पता कुछ भी नहीं था इसका। आज पता चला।